बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 9 अक्टूबर 2025 को कांसीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सभा की थी। इसमें ऐलान किया था कि बसपा भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। और इसके बाद बहुत से सवाल खड़े हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, खासकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और समाजवादी पार्टी के सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने एक तरह से मायावती को ये आमंत्रण दिया है कि वो अगर आती तो उनके साथ एक गठबंधन की कल्पना की जा सकती है। दिल्ली में भी इस तरह की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जो है वो मायावती से अगले चुनाव में 2027 के चुनाव में एक गठबंधन के बारे में इस तरह के विचार कर रही है। ऐसा लगने लगा है कि 2027 का चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है, मायावती या बसपा उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आज हमारे साथ अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम दूसरे जो किरदार इनके हैं उसके साथ गौतम राणे सागर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। आप उत्तर प्रदेश में 2027 में इस पूरे पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कयास है, राजनीतिक कयास है और ये वक्त होता है जब राजनीतिक लोग अपनी खोल से बाहर आते हैं। अब बाकी बाकी तो पिकनिक मनाने जाते हैं और इसको भी उन्हें उनके पिकनिक के ही दायरे में रखा जाए। उन्होंने कभी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ी नहीं है, खासतौर से जो विपक्ष के लीडर इस समय हैं, हम उनको संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता परिवर्तन की कभी लड़ाई लड़ी नहीं और कुर्सी के लिए पिकनिक मनाने के दौर पे आ जाते हैं। जहां तक आपने रमाशंकर राजभर के बयान को मेरे ख्याल से कोट किया है, यहाँ उद्धृत किया है, तो उस दिशा में अगर बात की जाए तो 2019 लोकसभा का चुनाव सामने है और हमें लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाती है और बीएसपी गठबंधन में आती है, सपा और बीएसपी बसपा अगर गठबंधन में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो दोनों नेचुरल एलाई कहलाते हैं। दोनों के वोट ट्रांसफरेबल हैं, वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन जो 2019 का जो अनुभव है, वो अनुभव ये बताता है कि अगर सपा बसपा के साथ गठबंधन में आई तो हमें लगता है कि सपा की जो सीटों की संख्या होगी वो 40 से 50 के बीच में सिमट जाएगी। हो सकता है बसपा 60-65 के आसपास पहुंच जाए, 50 के ऊपर पहुंच जाए, लेकिन सपा को बहुत लंबा नुकसान होगा। आप उदाहरण देख लीजिए, 2019 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो कागजों के ये शेर थे, कागजों पे ऐसा लगता था कि इससे बड़ा गठबंधन पूरे भारत की राजनीति में नहीं हो सकता। कागज पे ये दिख रहा था, लेकिन धरातल पे ये इसलिए नहीं दिखा क्योंकि दोनों नेताओं ने, अखिलेश ने बड़ा पुरजोर प्रयास किया था और उनकी कोशिश ये थी कि अगर पार्लियामेंट में अच्छी सीटें आ गई और बहन मायावती जी, जिनको वो बुआ जी कहते हैं, बुआ जी अगर पार्लियामेंट में चली गई तो 2022 के चुनाव में शायद हमें मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, निष्कंटक मेरे लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय भी हमने आपसे कहा था कि कलकत्ता में सभी लोगों ने घोषित किया था और खास तौर से अखिलेश यादव घूम घूम के कह रहे थे कि इस बार केंद्र में जो भी सरकार बनेगी उसको बहन मायावती जी या बुआ मायावती जी लीड करेंगी। मतलब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वो हमेशा घोषित करते थे। बावजूद इसके बहन जी ने कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं प्रस्तुत किया कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो छोड़िए, इस लायक भी नहीं प्रस्तुत किया कि उस गठबंधन को लीड करती नजर आती। बहन मायावती जी का जहां तक एटीट्यूड है, चरित्र है, राजनीतिक चरित्र के, जो उनका चरित्र ये है कि अगर उनको थाल में सजा करके कुर्सी परोस दी जाए तो वो उनमें एक फ्यूडल कल्चर की वो लेडी है, फ्यूडल कल्चर की, सामंतवादी सोच की है। वो डंडा लेकर के उस कुर्सी के दम पे उस सरकार चलाती रहती है। बाकी व्यक्तिगत कभी उन्होंने प्रयास किया हो सत्ता हासिल करने का या कुर्सी में ही परिवर्तन करने का,
तो वो अभी तक का इतिहास उनका कभी भी इस तरह का नहीं दर्शाता है कि उनका व्यक्तिगत कोई प्रयास है या उनके अंदर कोई विजन है कि चलिए, सत्ता में परिवर्तन कैसे हो मैं सकता है। मानता हूँ, आपसे अगर मैं एक सीधा सवाल पूछूं कि पूरे देश भर में तमाम चेहरे हैं, मैंने पहले भी कहा, रामदास आठवले, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे यहाँ वो चंद्रशेखर हो, मायावती हो, आपके हिसाब से कौन सा विकल्प, ये पॉपुलर पॉलिटिक्स के नाम है, और भी बहुत से नाम हो सकते हैं जिन नामों को मैं इसलिए ले रहा हूं कि अभी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा या विधानसभा में, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके हिसाब से इन सब में अगर आपको सीधे ऑब्जेक्टिव जवाब देना हो कि सबसे बेहतर विकल्प क्या है, अल्टर्न सबअल्टर्न अप्रोच के लिए, बहुजन राजनीति के लिए, अंबेडकरवादी राजनीति के लिए, आपको कौन सी पार्टी सबसे बेहतर लगती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अम्बेडकरवादी होने के नाते हम जो है व्यक्तिगत राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। अम्बेडकरवादी एक समाज की चिंता करता है और उसके बाद समाज के बाद भारत को, देश को सुदृढ़ रखने की चिंता करता है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सपा बसपा का गठबंधन हुआ और दोनों नैतिकता का दोनों ने प्रदर्शन किया, तो उससे बेहतर कोई विकल्प उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं हो सकता और देश की राजनीति के लिए भी उससे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। लेकिन बस वही है कि आप बेहतर जानते हैं, वही है कि एक जो है नकले लेकर के भागेगा, एक जो है खंजर लेकर के आएगा एक दूसरे के साथ। जो ये चरित्र बन गया वो हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। और ये सच है कि अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं और दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, वो उन डिफरेंसेस को अगर खत्म करके आगे बढ़ते हैं, तो भारत की राजनीति के लिए और खासतौर से डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि आज आप गहन अध्ययन करिए और विश्लेषण करिए तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे क्लेप्टोक्रेसी आ गई है। तो उस क्लेप्टोक्रेसी को खत्म करने में ये दोनों बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नेचुरल एलाई है, दोनों के वोट ट्रांसफरेबल है, दोनों की वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है, आसानी से हो जाती है। लेकिन बस नेताओं की ईमानदारी, नेताओं में पारदर्शिता, नेताओं में सत्ता पाने की ललक, कुर्सी नहीं, सत्ता पाने की ललक। अब आप सोचेंगे कि सत्ता और कुर्सी में डिफरेंसेस क्या है, तो कुर्सी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देता है और सत्ता पूरे समाज को लाभ देता है, पूरे प्रदेश को लाभ देता है, पूरे समाज प्रदेश वासियों को लाभ देता है। ये सत्ता का चरित्र होता है। मैं इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि मायावती के उभार से भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत दर्द है। उनका जाटव वोट जो है, जो खासकर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइंड हो रहा था, वो उनसे दूर छिटक जाए। रुपेश जी, हमें लगता है कि ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, लगता है किसी आरएसएस हेडक्वार्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात तो जिस समाज का आपने नाम लिया, उस समाज का वोट कभी भी बीजेपी के पास नहीं गया था और बीएसपी के उभार में बीएसपी के उभार से बीजेपी के पेट में मरोड़ आने लगेगा। ये तो बिल्कुल उस तरह की बात हो गई जैसे हम लग रहा कि बचकाना बात कर रहे हैं। बीएसपी की बकायदा मीटिंग ही 9 अक्टूबर की जो आप बात कर रहे हैं, 9 अक्टूबर की मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के लिए सारे साधन उपलब्ध कराए गए थे बीजेपी के जरिए। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक अन्ना आंदोलन चला था, तो अन्ना का बड़ा दिल्ली में आंदोलन हो गया था, तो उनको गुमान हो गया कि लोग उनके पीछे आ रहे हैं। तो उन्होंने शिवाजी पार्क में एक रैली, उन्होंने कहा कि हम यहाँ धरना करेंगे, और परिणाम क्या हो गया कि विवेकानंद फाउंडेशन और आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया, तो पता चला वहां जो है 200 लोग भी नहीं पहुंचे, फिर अन्ना नहीं पहुंचे। उसी तरह बहन मायावती जी के साथ हुआ धोखा। 9 अक्टूबर को जैसे उनको गुमान हो गया कि मैं तो फिर से मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ी हो गई हूं, तो उन्होंने नोएडा में 6 दिसंबर को ये कहा कि मैं रैली करूंगी, बड़ी रैली करूंगी, और बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया कि भाई मैं संसाधन नहीं दूंगी। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि संसाधन मैं अब नहीं उपलब्ध करा सकते, हमारे बस का नहीं है। परिणाम क्या हुआ, वो रैली फेल हो गई। तो ये बीजेपी इनको उसी तरह से प्रयोग करना चाहती है, जब इनकी जरूरत होगी तो इनको उभार पे लाएगी, उफान पे लाएगी, और जब जरूरत नहीं होगी तो उसी तरह से समंदर में पटक देगी।
जहां से इनकी हड्डियां न बचेगी, न हड्डियों को चूरा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के पेट में मरोड़ नहीं आएगा। हाँ, इस वक्त ये जरूर है कि अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ जाती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के इशारे पे ही जाएगी और उसी रणनीति के तहत जाएगी जो 2019 में जिस रणनीति को कामयाब किया था बहन मायावती जी ने, और बीजेपी ने पीछे से जो पटकथा लिखी थी जिसका मंचन बहन मायावती जी ने किया था, 2027 में भी वही मंचन होगा अगर समाजवादी पार्टी के साथ इस समय बीएसपी जाती है तो। मतलब आपका ये कहना है कि बीएसपी का कोई भी पॉलिटिकल मूव जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से होगा? फिलहाल इसी तरह है, क्योंकि उनके पाप के घड़े इतने ज्यादा भर गए हैं कि जरा सा छूने से टूटने का डर है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने पूरा ही उनका हिसाब किताब रखा है। लाखों करोड़ की जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को बचाने के लिए लगी है। और आपको याद भी होगा 2019 का जब चुनाव चल रहा था तो आनंद भैया को बड़े प्यार से सीबीआई वालों ने बर्फ की सिल्ली पे 24 घंटे लिटाए रखा। तब जाकर के ये भूमिका लिखी गई थी कि हम संयुक्त रैलियां नहीं करेंगे, और करेंगे तो 4 से ज्यादा नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, जो उनके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, मात्र 4 रैली 2019 में हम करेंगे उनके पक्ष में। अच्छा, ये बताइए, क्या मायावती का इलेक्शन के पहले प्री पोल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो सकता है? इसकी कितनी संभावना है और इसका क्या परिणाम होगा? एक्चुअली देखिए, ये एक प्रयोग तो हो सकता है नीतीश कुमार के रूप में, लेकिन जैसे ही बहन मायावती जी बीजेपी के साथ डायरेक्टली चली गई उसी समय उनका वजूद खत्म हो जाएगा और उनकी पूरी दुनियादारी लुट जाएगी। तो ऐसी ऐसी स्थिति नहीं लगती कि बीजेपी ये गेम खेलेगी, डायरेक्टली उनको साथ लेकर के वो गेम खराब अपना नहीं करेगी। इसलिए उनको बैक फुट पे ही रखेगी। अब जब जरूरत पड़ेगी तो उस यंत्र को इस्तेमाल कर लेगी। साथ लाने से बीजेपी का भी नुकसान होगा, बीएसपी तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टियां फिर उसका जगह बना लेंगी, विकल्प के रूप में आ जाएंगी, और वो बीजेपी के लिए खतरनाक होगा। एक सवाल और, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, कहा जाता है कि अगर आप 2-3 चुनाव में सत्ता के हिस्से नहीं बनते हैं, आप डायरेक्ट सत्ता के भागीदार नहीं बनते हैं, तो आपके कार्यकर्ता आपका झंडा उठाना छोड़ देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता भी अपने समय और धन का इन्वेस्टमेंट करता है, और जब उसको बदले में अगर रिटर्न आता नहीं दिखता है तो कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे मोह भंग हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या बसपा का कैडर या बसपा का कार्यकर्ता, कैडर और कार्यकर्ता दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूं कि कार्यकर्ता, क्या बसपा में कार्यकर्ता 100% कैडर वाली पार्टी है या कार्यकर्ता भी थे? कितना % कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ है? जमीन पे जो संगठन है वो किस तरह का बचा है? मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालने के लिए आपसे अपील करूंगा। देखिए, इस समय बसपा के पास न तो कार्यकर्ता रह गए न कैडर रह गए, उनके पास वसूली अमीन है और वोटर्स हैं। पिछली बार भी हमने आपसे ये बात कहा था कि बहन मायावती जी ने जो राजनीति के 3 स्टेप होते हैं, लीडर, वर्कर और वोटर, उन्होंने बड़ी बारीकी से किसके कहने पे, क्योंकि उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वर्कर को कैसे हटाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि आरएसएस के से ही उनको ये सीख मिली होगी कि धीरे से ये वर्कर हटा दो, नहीं तो वो बार बार तुमसे प्रश्न करता रहेगा। सीधे वोटर से जुड़ जाओ, और जब सीधे वोटर से जुड़ जाओगे तो बार्गेनिंग करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास न वर्कर रह गए न कैडर रह गए हैं। हाँ, वो वोटर्स रह गए हैं, जो वोटर्स विकल्प के अभाव में अभी तक उनके पास है, और जब तक विकल्प नहीं तैयार होगा तब तक उनके पास रहेंगे। एक उदाहरण देना जरूरी होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब थे तो ये वोटर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को वोट करता रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद यही वोटर जगजीवन राम के नाम पे कांग्रेस के साथ जुड़ गया। लेकिन जब मानवर कांसीराम जी का उदय हुआ तो जगजीवन राम के नाम से हट करके कांसीराम साहब के साथ खास तौर से उत्तर भारत में आ गया था। उसी तरह जैसे ही विकल्प ये बनेगा तो विकल्प बनते ही ये वोटर बीएसपी को, यानी कि बहन मायावती जी को छोड़ करके उस विकल्प के साथ चला जाएगा। और इसीलिए बीजेपी बीएसपी का विकल्प जो है खत्म नहीं होने देना चाहेगी। वो डायरेक्टली अपने साथ बीएसपी को कभी भी सम्मिलित नहीं करना चाहेगी, इनडायरेक्टली इसलिए करना चाहेगी कि ताकि लोग गुमराह रहे और उनके जो भ्रम है, भ्रम बना रहे।
तो ऐसी स्थिति में जो बीएसपी का मसला है, बीजेपी के साथ डायरेक्टली न जाकर के इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करती रहेगी। जैसे पपेट होता है, आपने कठपुतली का डांस देखा होगा, लोगों को लगता है कठपुतली बहुत अच्छा डांस कर रही है, लेकिन गेम तो उसका होता है जिसके हाथ में धागे होते हैं, उसके अंगुलियों के इशारों का होता है। उसी तरह बहन मायावती जी का नेतृत्व है, जितना वो बीजेपी कहेगी बस उतना ही वो करेंगे, उससे आगे पीछे वो नहीं करना चाहती हैं, न कर पाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं इसमें ये आशंका नहीं व्यक्त करता हूं, बल्कि ये पूर्ण विश्वास है ये वही होगा। अगर कोई गठबंधन बनता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के इशारे पे ही बनेगा। बीजेपी से अलहदा होकर के अभी कोई गठबंधन बनता हुआ बीएसपी का नहीं दिखता। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी और इस पूरे मामले को समझने का प्रयास किया। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।